हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार पर तुर्क आक्रमण से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के खासकर बिहार से रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन 5 वंशों ने शासन किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वहाँ पे सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ममलूक या गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा था? ममलूक या गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो पहला ऑप्शन है 1205 ईस्वी से 60 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है आपका 1206 ईस्वी से 90 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1207 से 1285 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन है 1208 से 1280 ईस्वी तक। तो ममलूक या गुलाम वंश का शासन 1206 से 90 ईस्वी तक रहा था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है खिलजी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है सैयद और चौथा है लोदी। तो गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो पहला ऑप्शन है 1285 से 1310 ईस्वी तक। दूसरा है 1290 से 1310 ईस्वी तक। और तीसरा ऑप्शन है 1290 से 1320 ईस्वी तक। और चौथा है 1295 से 1325 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ? खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है मुगल, दूसरा है तुगलक, तीसरा है लोदी, चौथा है सैयद। तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा था? पहला ऑप्शन है 1310 से 1402 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1310 से 1414 ईस्वी तक। तीसरा ऑप्शन है 1320 से 1414 ईस्वी तक। और चौथा है 1325 से 1425 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश का जो शासन था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर हुआ था? तो पहला ऑप्शन है लोदी, दूसरा है सैयद, तीसरा है गुलाम, चौथा है खिलजी। तो तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो पहला ऑप्शन है 1414 से 1451 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 1414 से 1445 ईस्वी तक। और तीसरा ऑप्शन है 1420 से 1455 ईस्वी तक। और चौथा है 1425 से 1460 ईस्वी तक। तो सैयद वंश का शासनकाल जो था वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है गुलाम, दूसरा है खिलजी, तीसरा है लोधी, चौथा है मुगल। तो सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा? पहला ऑप्शन है 1451 से 1526 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1450 से 1530 ईस्वी तक, तीसरा ऑप्शन है 1455 से 1526 ईस्वी तक, और चौथा ऑप्शन है 1460 से 1540 ईस्वी तक। तो लोधी वंश का शासन जो था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? निम्न में से किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शाहवार, दूसरा है यलदौज, तीसरा है कुबाचा और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे होगा यलदौज और कुबाचा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना इल्तुतमिश, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा था? तो पहला ऑप्शन है 1205 से 1230 ईस्वी तक, दूसरा है 1206 से 1230 ईस्वी तक, तीसरा है 1210 से 1236 ईस्वी तक और चौथा है 1210 से 1238 ईस्वी तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल जो था वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है जलालुद्दीन, तीसरा है गयासुद्दीन और चौथा है अली मर्दान खिलजी। तो गयासुद्दीन जो था वो बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया? तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन, दूसरा है मलिक जानी, तीसरा है फराजुद्दीन और चौथा है हिसाबुद्दीन। तो किसको पराजित कर? तो हिसाबुद्दीन को पराजित कर इल्तुतमिश ने बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? पहला ऑप्शन हिसाबुद्दीन, दूसरा है गयासुद्दीन और तीसरा है बलबन और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन बना? तो बलबन बना। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन बना, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तुगरील के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है हिसामुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है मलिक जानी और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगरील के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को बलबन ने कुचल दिया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बलबन के बाद किस वंश के शासनकाल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था? तो पहला ऑप्शन है खिलजी, दूसरा है तुगलक, तीसरा है सैयद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो बलबन के बाद तुगलक वंश के शासनकाल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना से किस वंश की सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश। तो सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना से तुगलक वंश की सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सी रचना हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का जामे जहनुमा, दूसरा ऑप्शन है मलफूजात, तीसरा ऑप्शन है मनाकिबुल असफिया और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो निम्न में से कौन सी रचना हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की है? तो मलफूजात और मनाकिबुल असफिया। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। ये दोनों रचना हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की है। यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, गयासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है 1322 ईस्वी में, दूसरा है 1323 ईस्वी में, तीसरा है 1324 ईस्वी में, चौथा है 1325 ईस्वी में। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को 1324 ईस्वी में पराजित किया था। यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद तुगलक, तीसरा है बलबन, चौथा है सिकंदर लोदी। तो बाजार व्यवस्था जो है वो मोहम्मद तुगलक ने लागू की थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के क्षेत्र को जीतकर क्या नाम रखा था? पहला ऑप्शन है ग्यासपुर, दूसरा है तुगलकाबाद, तीसरा है तुगलकपुर और चौथा है ग्यासाबाद। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला के क्षेत्र को जीतकर तुगलकपुर नाम रखा था। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो पहला ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है गंगदेव, तीसरा है नान्यदेव और चौथा है शंकरदेव। तो हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी? तो विद्यापति के सहयोग से। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है तुगलकपुर, दूसरा ऑप्शन है लुकामानाबाद, तीसरा ऑप्शन है बिहार शरीफ, चौथा है पाटलिपुत्र। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फिरोज शाह तुगलक ने कब बंगाल का अभियान प्रारंभ किया? तो पहला ऑप्शन है 1357 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1358 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1359 ईस्वी में और चौथा है 1360 ईस्वी में। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में बंगाल का अभियान प्रारंभ किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान की जानकारी किस रचना से मिलती है? तो पहला ऑप्शन है तारीख ए फिरोज शाही, दूसरा ऑप्शन है सीरत ए फिरोज शाही, तीसरा ऑप्शन है फिरोजनामा और चौथा है फिरोज हिंद। तो फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान की जो जानकारी है वो सीरत ए फिरोज शाही से मिलती है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस कर्नाटक शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई? किस कर्नाटक शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई? पहला ऑप्शन है हरि सिंह देव, दूसरा है नरसिंह देव, तीसरा है गंगा सिंह देव और चौथा ऑप्शन है नान्य देव। तो किसने अपनाई? तो हरि सिंह देव ने, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस कर्नाटक वंशीय शासक के समय तुगरिल तुगर ने मिथिला पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है गंगा देव सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह देव, तीसरा ऑप्शन नरसिंह देव और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो राम सिंह देव और नरसिंह देव के शासनकाल में तुगरिल तुगर ने मिथिला पर आक्रमण किया था, यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।